ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात हो रही है एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपसे लास्ट टाइम बात हुई है। उसके बाद बेटा आपसे आगे बात करने जा रहा हूँ फर्दर। नेक्स्ट टू इट इज थायराइड ग्लैंड के बारे में आपसे कुछ बातें कल हुई हैं। तो थायराइड ग्लैंड के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। ये कुछ इस तरह से एच शेप ग्लैंड है जो लैरिंक्स और ट्रैकिया के साथ मौजूद है। आपको इसकी स्पॉटिंग में डायग्राम बनाना होती है। तो डायग्राम वो मैं बना रहा हूँ और मुझे भी फायदा है और आगे भी आपको फायदा होगा कि मुझे समझाने में आसानी होगी। लेकिन थायराइड ग्लैंड में आपको फॉलिकल्स मिले। ये देखें, इस तरह के ये राउंडेड फॉलिकल्स हैं। फॉलिकल उससे कहते हैं जिसके अंदर कोई खाली जगह हो। ये अंदर आपको खाली जगह नजर आ रही है। ऑल्दो कि ये इसलिए खाली नहीं है कि ये बेकार है, इसके अंदर थायरोक्सिन स्टोर होता है। तो ये आपको फॉलिकल्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये ब्लू से बना रहा हूं। ये सेल्स कहलाते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। दरमियान में जो आपको स्पेस नजर आ रही है, तो इसमें आपको जो है कुछ सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको ब्लड वेसल्स वगैरह मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, वेन्स, आर्टरीज, वेन्स वगैरह मिले। अंदर जो आपको जगह नजर आ रही है फॉलिकल्स के अंदर, यहाँ पे T3 T4 स्टोर होता है। ठीक है, तो लेबलिंग में आपके पास ये पूरा स्ट्रक्चर फॉलिकल है। पैराफॉलिकुलर सेल्स मैंने लेबल किया है। आर्टरी, वेन और सॉफ्ट टिश्यूज आपको मिले। पैराफॉलिकुलर सेल्स बनाते हैं कैल्सिटोनिन। और ये जो क्यूबाइडल सेल्स ये जो क्यूबाइडल सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये T3 और T4 बनाते हैं। ठीक है, ट्राई आइडोथायरोनिन और
टेट्रायोडोथायरोनिन, और फिर वो अंदर जो स्पेस नजर आ रही है उसके अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है, आप बना लें, फिर मैं आपको T3 और T4 के फंक्शंस बताऊं। ये डायग्राम आपको वहां बनाना होती है स्पॉटिंग। चले, इसके बाद है ये थायरॉक्सिन के फंक्शंस बता रहा हूं। इट इंक्रीजेस BMR, ये बेजल मेटाबॉलिक रेट जो है उसको इंक्रीज कर देता है। बेजल मेटाबॉलिक रेट जो है उसको बढ़ा देता है। इट इंक्रीजेस बेजल मेटाबॉलिक रेट, it increases breakdown of carbohydrates, lipids and proteins. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड उसकी ब्रेकडाउन जो है बढ़ा देता है। इसके बाद आ जाइए, डिसऑर्डर्स बता रहा हूं। डिसऑर्डर्स ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के डिसऑर्डर्स कौन कौन से? हाइपर सिक्रीशन यानी इंक्रीज सिक्रीशन, हाइपो सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन कहलाता है हाइपर थायरॉयडिज्म, और हाइपो सिक्रीशन कहलाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपर सिक्रीशन जो है आपके कोर्स में जो दी हुई है वो एडल्ट्स में दी हुई है, बस उसे हम कहते हैं ग्रेस डिजीज। हाइपो सिक्रीशन जो है बच्चों के अंदर कहलाती है क्रेटिनिज्म, और एडल्ट्स में कहलाती है
मिक्सिडियम बच्चों में कहलाती है क्रेटिनिज्म और एडल्ट्स में कहलाती है मिक्सिडियम। ठीक है, तो अब बारी बारी आपसे बात करेंगे इन बीमारियों में आपको अलामात क्या क्या नजर आएंगी, इसके बारे में आपसे बात करेंगे। इतना नोट करें आप। साथ साथ आपको सारी चीजें याद होती चली जाएं। अभी चीजें आपको फ्रेश हैं, इसलिए मैंने वर्बल रिस्पॉन्स आज नहीं लिए। चलें, ग्रेव्स डिजीज के बारे में आपसे बात कर रहा हूं कि ग्रेव्स डिजीज में आपको अलामात क्या क्या मिलेंगी। देखें, हाइपरथायरॉयडिज्म इन एडल्ट्स कहलाता है ग्रेव डिजीज, यानी कि थायरोक्सिन की सिक्रीशन बढ़ गई। अब थायरोक्सिन की सिक्रीशन बढ़ने की ऐसे होगा क्या, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स एक बड़ी तादाद में टूटेंगे। उससे क्या होगा आपके पास, उससे होगा वेट लॉस। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे होगा वेट लॉस। अच्छा, थायरोक्सिन की सिक्रीशन ज्यादा है तो अगर मैं ऐसे लोगों की नब्ज चेक करूंगा, पल्स चेक करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे हार्ट रेट बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, मुझे हार्ट रेट जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, यानी कि आमतौर पे इनका जो हार्ट रेट होता है वो 100 से ज्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा ग्रेव डिजीज में आपको क्या मिलेगी फीचर, एक्सोप्थेल्मस। इसको इस तरह से पढ़ें, एक्सो का मतलब आउटसाइड, ऑप्थेल्मोस का मतलब आंखें, यानी कि प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स। आई बॉल्स बाहर की जानिब जो है वो निकली हुई होती। देखिए, आमतौर पे अगर हम फेस टू फेस किसी की आंखें देखें, उसमें क्या होता है कि हमारी जो ऊपर वाली आईलिड होती है वो हमारे आयरिस को छुपाई हुई होती है, और हमारे आंखों का जो सफेद हिस्सा होता है, व्हाइट व्हाइट यानी स्क्लेरा वाला जो पार्ट होता है, कम से कम ये ऊपर वाली जगह से छुपा हुआ होता है। ठीक है, कम से कम ये ऊपर वाली जगह जो है
उससे छुपा हुआ होता है। लेकिन एक्सोप्थेलमस वाली स्टेट में क्या होता है कि जो आंखों के जो मसल्स होते हैं, हमारी आंखों के मसल्स जो होते हैं वो ऊपर भी होते हैं, नीचे भी होते हैं, दाएं भी होते हैं, बाएं भी होते हैं। ये मसल जो है ये कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। खासतौर पे ग्रेव डिजीज के अंदर थायरोक्सिन की सिक्रेशन बढ़ने की वजह से, ठीक है, थायरोक्सिन की सिक्रेशन बढ़ने की वजह से ये जो मसल्स होते हैं हमारी आंखों के, जो मैंने रेड से बनाए हैं, ये कमजोर हो जाते हैं। तो आंखें थोड़ी बाहर आ जाती हैं, ऐसा नहीं कि पूरी बाहर आ जाएंगी, लेकिन मसल्स कमजोर हो जाते हैं, तो आंखें ऐसा लगता है कि शायद बाहर आ रही। तो अब इनकी आंखें जो है इस तरह की नजर आएंगी कि स्क्लेरा का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो भी नजर आ रहा हो। ये मैं आपको एरो बनाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये स्क्लेरा का ऊपर वाला हिस्सा ये भी नजर आएगा। अब ऐसे लोगों की आंखें देखकर इंसान खुद ब खुद चहमगुइयां करता है कि इसकी आंखें कैसी हैं, ठीक है। तो वो दरअसल हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन की वजह से होती है, ठीक है। चलें, तो आपको उसके अंदर क्या मिलेगा? आपको उसके अंदर मिलेगा वेट लॉस, पल्स से हार्ट रेट बढ़ा हुआ होगा, एक्सोप्थेलमस यानी आई बॉल्स प्रोट्रूडेड मिलेंगी, ठीक है। कर लें, नोट कर लें। नोट करें इसको खास तौर पे। आपको अपनी किताब में भी जगह जगह डायग्राम्स बनी हुई नजर आएंगी, आंखें बनी हुई नजर आएंगी। तो आंखें बना के क्या दिखाना चाहते हैं? एक्सोप्थेलमस दिखाना चाहते हैं। उनके बाल भी कम होंगे, बाल भी गिर रहे होंगे, चलें इसके बाद आ जाइए फर्दर। अगली बात करने जा रहा हूं क्रेटिनिज्म के बारे में। क्रेटिनिज्म का मतलब है डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन इन चिल्ड्रन। ठीक है, थायरोक्सिन की सिक्रीशन कम हो गई, क्या कहला रहा है? क्रेटिनिज्म कहला रहा है। ऐसे बच्चों का आईक्यू लेवल कम होता है। पहले एक नमक का इश्तिहार आता था, आयोडीन मिला नमक,
उसमें एक माँ को दिखाते थे, ठीक है, उसमें माँ को दिखाते थे और माँ को सोचते हुए दिखाते थे कि माँ अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, उसमें पढ़ने लिखने की सलाहियतें और बच्चों जैसी क्यों नहीं है, तो माँ बड़ी परेशान दिखाते हैं। अचानक से एक नमक की थैली उड़ती हुई आती है और ये आयोडीन मिला नमक होता है, ठीक है, ये आयोडीन मिला नमक होता है। तो अब बताते ही हैं कि हाँ, माँ जो है वो आयोडीन इस्तेमाल नहीं करती, ठीक है, तो इसलिए बच्चे को आयोडीन की डेफिशिएंसी और बच्चा जो है वो क्रेटिनिज्म सफर कर रहा है। फिर दिखाते हैं माँ ने इस्तेमाल करना शुरू कर दी, अभी भी देर नहीं हुई थी और बच्चा माशाल्लाह से स्कॉलर बन गया, उसके हाथ में डिग्री मौजूद। देखा है आपने ये लोग वाला इश्तिहार, एवन आगा आपने देखा है? अच्छा, चले बहरहाल, अब नहीं आता होगा, पहले आता था। और मैं अपनी तरफ से मैंने इश्तिहार नहीं बनाया, मेरी कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी नहीं है, ठीक है, मैं आपको जो मैंने इश्तिहार देखा मैं वही बता रहा हूँ। वो क्या, आमतौर पर एडवर्टाइज वही कामयाब होता है जिसमें सस्पेंस होता है। पहले पूरा सस्पेंस है कि माँ इतना परेशान है तो क्यों परेशान। अच्छा, क्रेटिनिज्म समझाने के लिए मैं आपको एक और तरीका बताऊं कि आप लोग कभी अगर क्रेटिनिज्म भूल जाएं तो आप सोचें कि आपके घर के आसपास कोई बहुत ही मोटी बिल्ली हो, कोई बहुत ही मोटी बिल्ली हो, ठीक है, तो वो जो मोटी बिल्ली होगी वो क्या कहते हैं आपके पास दरअसल हाइपोथायरॉयडिज्म सफर कर रही हो, ठीक है, वो जो मोटी बिल्ली होगी वो दरअसल हाइपोथायरॉयडिज्म सफर कर रही हो, ठीक है। आपके जहन में आएगा सर क्या उससे कोई मैथ्स का सवाल सॉल्व करके पूछा गया है क्या? बिल्ली से बहरहाल मैथ्स का सवाल तो नहीं पूछा गया, ठीक है, बिल्ली ने वेट गेन किया है। इसकी खास बात यही है कि आपको उसके अंदर क्रेटिनिज्म में आपको वेट गेन नजर आए। बिल्ली ने चूंकि वेट गेन किया है, ठीक है, इसलिए आपको जो है ये क्रेटिनिज्म में वेट गेन मिले। पल्स आपको कम मिलेगी, यानी कि हार्ट रेट लो मिलेगा, नियर अबाउट 60 बीट्स पर मिनट मिलेगा, ठीक है, 60 बीट्स पर मिनट मिलेगा। अच्छा, और आपको मिलेंगे ड्राई हैंड्स। पीछे बताना भूल गया, इसमें आपको मिलते हैं वेट हैंड्स, ठीक है, और इसमें आपको मिलते हैं ड्राई हैंड्स। क्रेटिनिज्म में आपको मिलते हैं ड्राई हैंड्स, ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म देखें कम होगा, जब मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर कम होगा तो होगा क्या, ड्राई हैंड्स हो जाएंगे। और ग्रेव डिजीज है, मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो पसीना आएगा, इसलिए आपको वेट हैंड्स मिलेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर ही मिक्सीडीमा, decreased secretion of thyroxine in adults, the low secretion of thyroxine एडल्ट्स में क्या कहलाएगी आपके पास, मिक्सिडिन। एडल्ट्स में आईक्यू का कोई मसला नहीं होता, आपको उसके अंदर वेट गेन मिलेगा, हार्ट रेट आपको कम मिलेगा और ड्राई हैंड्स मिलेगा, ठीक है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड मिक्सीडीमा। क्रेटिनिज्म और मिक्सीडीमा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थायरोक्सिन टैबलेट्स आती हैं, इनको स्लोली स्लोली थायरोक्सिन की डोज बढ़ाते हैं, थायरोक्सिन शुरू करा देते हैं, ठीक है, कोई बड़ा मसला नहीं। चलें, कर ले, नोट कर लें इसको।
चलें, इसके बाद आइए फर्दर। ग्वाइटर आपको बता रहा हूं, ग्वाइटर किससे कहते हैं। ग्वाइटर को डिफाइन करते हैं एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड साइज में बड़ा हो जाए किस वजह से, क्योंकि आयोडीन की कमी हो गई। लेकिन होता यह है कि जिन लोगों को आयोडीन की कमी होती है, तो चूंकि T3 और T4 ट्रायोडो टेट्राहाइड्रोथायरोनिन आयोडीन बनाना जरूरी है T3 T4 बनाने के लिए। जब आयोडीन नहीं है तो थायरोक्सिन नहीं है, और जब थायरोक्सिन नहीं है तो अब क्या होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मुसलसल थायरोक्सिन के रिलीज को स्टिमुलेट करता रहता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो रिलीज करे, क्या, थायरोक्सिन रिलीज करे। ये देखें, ये थायराइड ग्लैंड है। मैंने आपको उस दिन बताया था कि ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH आता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, और वो थायरोक्सिन के रिलीज को प्रमोट करता है। अब आयोडीन ही नहीं है तो ये थायरोक्सिन कैसे बनाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो है इसकी एनलार्जमेंट हो जाती है, और हम कहते हैं उस इंसान को ग्वाइटर हो। आपके लेवल पे बस हल्की फुल्की बातें बता रहे हैं, वरना ग्वाइटर की भी बहुत सारी किस्में हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को पता कब चलता है, वो कहते हैं हम लेट रहे हैं तो हमारी सांस घुट रही है, या वैसे अगर उन्होंने शीशे में इमेज देखी तो उनको अपने नेक के फ्रंट ऑफ नेक जो है स्वेलिंग नजर आई। ठीक है, तो कंडीशन क्या कहलाएगी, कंडीशन कहलाएगी ग्वाइटर। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। बहुत थोड़ा अमाउंट पूरे साल का हमें आयोडीन का चाहिए होता है, बहुत ही लिमिटेड, ना होने के बराबर, और वो हमें सी फूड्स में आयोडीन बहुत अच्छा अवेलेबल है। ठीक है, सी फूड्स में आयोडीन बहुत एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल है, तो उससे मिल जाता है। और फिर भी अगर कोई सी फूड्स वगैरह अवॉइड करता है किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, तो आजकल मार्केट में आयोडाइड सॉल्ट्स अवेलेबल हैं, तो उसमें आपके पास सोडियम क्लोराइड के साथ सोडियम आयोडाइड ऐड हुआ हुआ होता है। बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट हमें चाहिए होता है पूरे साल का कोटा। चलें, कर लें, नोट कर लें इसको। इसके बाद आपको बताऊंगा पैरा फॉलिकुलर सेल्स के बारे में। आपसे पीछे कहकर आ रहा हूँ कि पैरा फॉलिकुलर सेल जो है वो कैल्सिटोनिन बनाते हैं, उसके बारे में आपसे बात करूँ। देखिए, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसको अगर हटाया जाए तो उसकी बैक साइड पे आपको 4 मटर के दाने जितने कुछ और ग्लैंड्स मिलेंगे, उनको हम कहते हैं पैरा थायराइड ग्लैंड। पैरा का मतलब पीछे, थायराइड ग्लैंड के पीछे। और ये पैराथायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है पैराथॉर्मोन। ठीक है, ये रिलीज करता है पैराथॉर्मोन।
आपको मैंने कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन का जो फंक्शन है वो एक साथ बताना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और कंपैरिजन के अंदाज में बताना है। जरा पैराथॉर्मोन का फंक्शन तो बताना। पहले हैंड रेज करो ताकि मैं अनम्यूट तो करूं ना। हाँ बोलो। सर मुझे नहीं याद। अस्तगफिरुल्लाह, मेरा टाइम जाया कर दिया। सूफिया बेटा आप बोलो। हाँ बेटा, पैराथॉर्मोन का फंक्शन बोलो। सर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम कहाँ पे? फ्रॉम proximal convoluted tubule. गुड। ये काम है आपके पास पैराथॉर्मोन का। अब आप सोचें ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर सिर्फ ये बात आपको अगर पता नहीं होगी ना, आप ये जो आगे लिखवा रहा हूँ आप कोई बता ही नहीं सकते, याद ही नहीं कर सकता कोई भी। सिर्फ इतनी सी बात जो मैंने इनसे पूछी है कि पैराथॉर्मोन करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम से क्या होगा? ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम। तो ये दोनों बातें मैं यहां लिख रहा हूं। कैल्सिटोनिन इसके अपोजिट करेगा। क्या करेगा? ये एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम करेगा, ठीक है, ये एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम करेगा। और कैल्सिटोनिन क्या करेगा? डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम। ये ब्लड कैल्शियम जो है ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। दिस एक्चुअली डिक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम, ठीक है। ये ब्लड कैल्शियम लेवल जो है ये डिक्रीज करेगा। अब मैं आपसे पूछूं कि ब्लड कैल्शियम कम कैसे हो सकता है और ब्लड कैल्शियम बढ़ कैसे सकता है? तो देखें, ब्लड कैल्शियम बढ़ने का एक तरीकेकार ये भी है कि अगर जरूरत है ब्लड को तो हड्डियों में से कैल्शियम ब्लड में आ जाए, ठीक है, हड्डियों में से कैल्शियम ब्लड में आ जाए। तो इट प्रोमोट्स डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। ये बोन्स की डीमिनरलाइजेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। इट प्रोमोट्स डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। और कैल्सिटोनिन क्या करेगा? फिर देखें ये हड्डी है, ठीक है, तो ब्लड से कैल्शियम हड्डी में चला जाए तो कैल्सिटोनिन क्या करेगा? ये मिनरलाइजेशन को प्रमोट करेगा। इट प्रमोट्स द मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। ये बोन्स की मिनरलाइजेशन को जो है प्रमोट करेगा, ठीक है। इट प्रमोट्स द मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, कि हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए।
ठीक है, ये बहुत अहम काम है। अच्छा, एक बात आप लोगों के जहन में आ रही होगी कि सर अच्छा मजाक है, एक कैल्शियम कम कर रहा है, एक बढ़ा रहा है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। 2-3 साल पहले की बात है कि सिंध में सैलाब आया था। तो उसमें जो है वो एक 2 बच्चे दिखाए थे, जुड़वा भाई थे। उनको रोते हुए दिखाया। क्यों रो रहे थे? उनकी भैंसें पानी में बह गई थी, इतना सैलाब आया। भाई क्यों रो रहे हैं? जान बच गई काफी नहीं है। वो रो इसलिए रहे थे कि हमारी भैंसें बह गई। हम रोजाना जो दूध पीते थे, अब कैसे कैसे पियेंगे दूध? और मीडिया वालों ने बताया कम से कम रोजाना उनका इंटेक 40 लीटर था। सोचे जरा, 40 लीटर। और उनकी सेहत बता रही थी। एक तो उनको देख के ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था इन बच्चों की उम्र क्या है, इतने मोटे थे। और वो जमीन पे लोट पोट हो रहे हैं कि हम दूध कैसे पिएंगे। फिर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, उसके लीडर ने उनको 2 भैंसें गिफ्ट करवाई। जब मीडिया पे ये खबर चली तो फिर उनकी भी खबर चली कि हाँ 2 भैंसें उन तक पहुंच गई हैं। अब आप ये बताएं, जिसम में कैल्शियम दूध पीने से अगर इतना हो जाए तो बताएं कैल्शियटोनिन उसको एक्सक्रीट करेगा नहीं करेगा? या ब्लड से कैल्शियम कम करने के लिए हड्डियों में भेजेगा नहीं भेजेगा? कैल्शियटोनिन ये काम करता। और जिन लोगों में, ज्यादातर लोगों में जिनमें कैल्शियम की कमी होती है, तो एक तो नेफ्रॉन के लेवल पे एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, और दूसरा अगर जरूरत इतनी ज्यादा हो गई है कि बॉडी के कामकाज में फर्क आ रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में फर्क आ रही है, तो हड्डियों से भी ब्लड में लेकर आएगा कौन? पैराथॉर्मोन। ठीक है, तो दोनों के जो फंक्शंस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है। कर लें, नोट कर लें इसको। तुम्हारे सवाल का जवाब जहरा मैं नहीं दे रहा। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे रहा। थैंक यू सर। आपने पहले भी कैल्शियम का कोई जिक्र किया था किसी चैप्टर में जब हम बात कर रहे थे, तो मैंने ये सवाल पूछना चाहता लेकिन मैं नहीं पूछ सकी थी। वो सवाल ये था कि अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो फिर उसका क्या सोल्यूशन होगा? उसको सिंपली छत से छलांग लगा देनी चाहिए। मजाक कर रहा हूँ, छत से छलांग लगाने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, क्योंकि तो मैं मेरी बात लैक्टोज सुन ले। इंटॉलरेंट हूँ। अच्छा। होता ये है कि एक लॉन्ग पीरियड तक लोग जो है, अगर लॉन्ग पीरियड तक लोग जो है वो लैक्टोज इस्तेमाल नहीं करते, तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं। और अक्सर बुजुर्ग हजरात वगैरह जो है, उनमें ये चीज बड़ी कॉमन है कि वो मिल्क लेते हैं और उनको डायरिया वगैरह शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वो कोई बंदा उसको ख्याल ना करे और कंटिन्यू करे, तो फिर ऐसा होता है कि वो दोबारा से लैक्टोज जो है वो टॉलरेंट हो जाता है, इंटॉलरेंट से टॉलरेंट हो जाता है। और फिर भी अगर कोई यंग एज में ऐसा है कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो लैक्टोज फ्री मिल्क भी आता है, बच्चों के लिए भी आता है। ठीक है, और बड़ों के लिए भी आता है। पाउडर मिल्क जो आता है ना, उसमें मुख्तलिफ फार्मूले आते हैं, उस पर लिखा होता है लैक्टोज फ्री, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी दूध वाले के पास जाएं, आमतौर पे जो भैंसे वगैरह हैं उनसे कहें लैक्टोज फ्री मिल्क दे दो, तो वो आपको हाथ जोड़ लेगा कि गलत जगह पे आए आप। ठीक है, उसके लिए जो बड़े बड़े ये जो सुपर स्टोर्स है ना, इन सुपर स्टोर्स पे आपको ये लैक्टोज फ्री मिल्क जो है वो आपको इजीली अवेलेबल हो। और जितने भी लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, उनके लिए मेरा जवाब ये है कि भाई आपने एक अरसे से दूध नहीं पिया होता, तो आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं। ठीक है, लैक्टोज लेना शुरू करें, दोबारा से टॉलरेंट हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। हल्के फुल्के डायरिया को ख्याल ना किया करें।
चलें, ये आपसे बात हो गई कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन के बारे में, ठीक है। कोई सवाल करना है तो आप पूछ सकते हैं।